हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 3 द स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 2 के एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो इससे पहले जो है हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लिया, सेकंड चैप्टर डिस्कस कर लिया, दोनों के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। तो आप वो वीडियोस जरूर चेकआउट करें ताकि आपको अच्छे से हेल्प हो सके। तो चैप्टर 3 के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसमें चैप्टर 2 के भी कुछ पॉइंट्स है उनको लिया गया है। वैसे चैप्टर 2 में मैंने बहुत सारे जो इंटरनल क्वेश्चन है वो करवाए थे, तो वो आप चेकआउट ज़रूर करें। ठीक है, तो चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले चैप्टर 3 का जो एक्सप्लेनेशन है उसको ज़रूर देख लें, अदरवाइज जो है आपको क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम फिलिंग द ब्लैंक से। देयर इज वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन ईच स्टेट, ही इज कॉल्ड द गवर्नर। तो हर एक स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो हेड होता है एक्चुअली। ठीक है, तो वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड है उसे क्या कहा जाता है? गवर्नर कहा जाता है। ठीक है, तो गवर्नर आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज इट इज द ड्यूटी ऑफ कैबिनेट और मिनिस्टर टू एग्जीक्यूट द लॉज मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसमें जो लॉज बने हुए रहते हैं वो कैबिनेट और मिनिस्टर्स की ड्यूटी होती है कि उसको एग्जीक्यूट कराए। तो कैबिनेट और मिनिस्टर्स में आपका प्राइम मिनिस्टर भी सॉरी चीफ मिनिस्टर भी आ सकता है और उनके साथ जो मिनिस्टर्स है वो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लॉज को एग्जीक्यूट कराए। नेक्स्ट इज द पार्टी विद गेट्स अ मेजोरिटी फॉर्म द गवर्नमेंट। तो जो भी पार्टी है उसको मेजोरिटी में वोट्स मिलते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के आंसर्स हमको देने हैं। फर्स्ट इज द लॉ ऑफ विच गवर्नमेंट अप्लाई टू द फॉलोइंग। तो कौन से गवर्नमेंट के लॉज जो है कहाँ कहाँ अप्लाई है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज अप्लाई होंगे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में सिर्फ छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पे जो ये लॉज है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के वो अप्लाई होंगे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, मध्य प्रदेश जो है स्टेट है उन वहाँ पे वो अप्लाई होगा। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है? तो an organization that forms a government or influences its working is called a political party. Political parties participate in elections. They consist of people who have a common vision or ideology. They formulate policies to solve the problems of the people. तो कोई भी एक संस्था, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, जो या तो गवर्नमेंट फॉर्म करता है या तो ऑपोजिशन में रहता है। जैसे कि हमने चैप्टर में देखा था, दो पार्टीज थी, भारतीय जनता पार्टी भारत जनता मिशन पार्टी और भारत पार्टी। तो ये जो दो पार्टीज थी उनमें से जो है जनता मिशन पार्टी है वो जीतती है, भारत पार्टी हार जाती है। तो भारत पार्टी क्या हुई? ऑपोजिशन की पार्टी हुई। तो ये दोनों पार्टी है वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे, गवर्नमेंट की वर्किंग को इन्फ्लुएंस करेंगे। एक अगर उसके पक्ष में है तो एक विपक्ष में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो पार्टीज हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में, ये भी हमने देखा। ठीक है, पल्लवी बाई एंड राम प्रसाद के बारे में। तो दे कंसिस्ट ऑफ पीपल, है ना, ये जो लोग होते हैं, जो ग्रुप होता है, इनका कॉमन विजन होता है, मतलब एक जैसी सोच होती है, एक जैसी विचारधारा होती है। आइडियोलॉजी मतलब एक विचारधारा। ठीक है, तो ये पॉलिसीज बनाते हैं ताकि वो दे फॉर्मुलेट पॉलिसी, ये पॉलिसीज बनाते हैं ताकि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट इज व्हाट आर द थ्री मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। तो तीन पहलू क्या है इलेक्शन प्रोसेस के, क्या इलेक्शन प्रोसेस में होता है उसको हमको देखना है। तो द थ्री मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस आर, पहला है पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। तो सबसे पहले हमने यही देखा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, अपना अपना एक उम्मीदवार जो है वो खड़ा करती है और वो जो उम्मीदवार है वो जीतता है और अपनी पार्टी को आगे लेके जाता है। नेक्स्ट, वोटर कास्ट द वोट। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है जिसमें जो उम्मीदवार खड़े होता है, कैंडिडेट खड़ा होता है, उनको वोटर्स जो है अपने वोट देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। तो उसके बाद जो है वोट्स की काउंटिंग होती है और रिजल्ट का डिक्लेरेशन का टाइम आ जाता है। नेक्स्ट इज हु कैन बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा स्टेट में? हमने ये भी चैप्टर में देखा था। द पार्टी हैड वॉन more than half the seats in legislative assembly elect their leader. This elected leader act as chief minister of the state. तो जो भी पार्टी जो है जीतती है, जैसे कि यहाँ पे जनता मिशन पार्टी जीती थी, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं? ठीक है, क्यों जीती थी वो? क्योंकि उनके पास आधे से ज्यादा सीट्स थी, 38 सीट्स उन्होंने जीते थे। ठीक है, तो ऐसी पार्टी जो जीत जाती है वो क्या करती है? अपने बीच से एक लीडर चूज करती है। ठीक है, और ये लीडर जो है
एक्ट करता है चीफ मिनिस्टर, स्टेट का चीफ मिनिस्टर के रूप में वह एक्ट करता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पंच एंड एन एमएलए। एक पंच और एमएलए में क्या डिफरेंस होता है? पंच के बारे में हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था, सॉरी क्लास 6 में पढ़ा था, चैप्टर 6 नहीं, क्लास 6 में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब एवरी विलेज इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स एंड अ पंच इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड। तो हमने वहां पे देखा था, क्लास 6 में हमने देखा था कि हर एक जो विलेज रहता है उसको टुकड़ों में बांटा जाता है और टुकड़ों को क्या कहा जाता है? वार्ड्स। और जब वहां पे इलेक्शन होते हैं तो वहां पे वार्ड से एक उम्मीदवार खड़ा होता है और वो जो उम्मीदवार है उसे क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है, ठीक है। तो ये पंच मिलके जो है और अपने बीच से एक सरपंच चूज करते हैं, सॉरी सरपंच होता है इनके बीच में, ठीक है। सरपंच का अलग से इलेक्शन होता है, तो सरपंच होता है, ठीक है। सरपंच और पंच मिलके जो है गांव का विलेज पंचायत बनाते हैं, विलेज को चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द होल स्टेट इज डिवाइडेड इनटू कंस्टिट्यूएंसी। द इलेक्शन के प्रोसेस से अगर हम बात करें तो पूरे स्टेट को क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? कंस्टिट्यूएंसी। और ईच कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक पार्टी का मेंबर है ना इलेक्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या शॉर्ट फॉर्म में एमएलए कहा जाता है, ठीक है। और ये जो एमएलए है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को समझेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को जानेगा, आपके लिए काम करेगा गवर्नमेंट के साथ मिलकर। नेक्स्ट इज राइट इन योर ओन वर्ड्स हाउ द मिनिमम वेज लॉ इज पास्ड इन पूरा प्रदेश। जब हम पूरा प्रदेश की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने देखा था एक मिनिमम वेज लॉ था, वो पास हुआ था। तो वो कैसे पास हुआ था? तो फर्स्ट ए बिल और प्रपोजल रिगार्डिंग मिनिमम वेजेस प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमने देखा था कि एक बिल या फिर एक प्रपोजल है ना, एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें मिनिमम वेज के बारे में बताया गया और प्रेजेंट किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो यहाँ पे मिनिमम वेज की जब बात आ रही थी तो ये जो प्रपोजल है इसे किसे प्रेजेंट किया था? लेबर मिनिस्टर से। अगर कोई एजुकेशन रिलेटेड है तो एजुकेशन मिनिस्टर, पानी रिलेटेड है तो वाटर डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है वो वहाँ पे बिल को प्रेजेंट करेगा। द बिल इज देन डिस्कस्ड इन डिटेल बाय द एमएलएस। तो ये जो बिल है वो डिस्कस किया जाता है डिटेल में, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जितना दिन लगना है उतना दिन वो उसको डिस्कस करते हैं, जितने भी वहां पे एमएलएस होते हैं। सम चेंजेस मे बी मेड इन सम ऑफ इट्स पॉइंट्स। द बिल इज पास्ड ओनली इफ हाफ ऑफ द मोर देन हाफ द एमएलएस प्रेजेंट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली वोट फॉर इट। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो उस बिल पे, है ना, कुछ पॉइंट्स उसमें चेंजेस किए जाए। और ये जो बिल है तभी पास होगा जब आधे से ज्यादा एमएलए जो वहां पे प्रेजेंट है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में वोटिंग के दिन में, अगर वो उतने वोट्स उसको मिल जाते हैं। अगर जैसे देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली में 50 मेंबर है लेकिन वोटिंग के दिन में सिर्फ 40 मेंबर अगर वहां पे प्रेजेंट है तो 40 वोट्स के हिसाब से मोर देन हाफ हम काउंट करेंगे, ना कि 50 के हिसाब से, ठीक है। द बिल वाज देन सेंट टू द गवर्नर फॉर हिज सिग्नेचर। अगर ये बिल जो है उसको सहमति मिल जाती है विधानसभा से, लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो ये जो बिल है गवर्नर के पास साइन होने के लिए जाता है। अगर गवर्नर साइन कर देते हैं तो ये बिल क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है और ये पब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट गैजेट में। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चीफ मिनिस्टर आर गिवन। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और चीफ मिनिस्टर के। आपको एक टेबल बनाना है, उनके वर्क को अलग अलग करना है। तो ये लिस्ट दी गई है हुई है, हमने एक टेबल बना लिया, पहला लेजिस्लेटिव असेंबली का और सेकंड चीफ मिनिस्टर का। तो लॉस में बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? अभी हमने देखा, ठीक है, बिल पास होता है फिर लॉ बनता है, तो ये जिम्मेदारी लेजिस्लेटिव असेंबली की होती है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियो टू मिनिस्टर्स। तो जो भी पोर्टफोलियो है किसको कौन सा विभाग देना है, ये जिम्मेदारी होती है चीफ मिनिस्टर की। नेक्स्ट इज आस्क क्वेश्चंस ऑन द वर्क ऑफ मिनिस्टर। कोई भी मिनिस्टर है उसके वर्क के लिए क्वेश्चंस करने की जिम्मेदारी लेजिस्लेटिव असेंबली की होती है। जो विधानसभा है उसके पास ये राइट्स है कि वो किसी भी मिनिस्टर के ऊपर उंगली उठा के पूछे कि आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया। बजट को पास करने की जिम्मेदारी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की होती है। प्रेसाइड ओवर कैबिनेट मीटिंग्स, अगर कैबिनेट की जो मीटिंग्स है उसका मुखिया कौन होता है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इज राइट 2 सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये दो सेंटेंस हमको एक ये जो वर्ड्स दिए हैं, टर्मिनोलॉजीज दी है, उनके बारे में हमको लिखना है। तो पहला है कैंडिडेट। अ कैंडिडेट इज अ पर्सन हु कंटेस्ट द इलेक्शन एंड ट्राइज टू विन द वोट्स ऑफ द पीपल of the constituency. A candidate can belong to a party और स्टैंड फॉर इलेक्शन इंडिपेंडेंटली। तो कैंडिडेट एक ऐसा पर्सन होता है जो इलेक्शन में क्या होता है? खड़ा होता है। जैसे कि पल्लवी बाई, राम प्रसाद, ये सब क्या थे? कैंडिडेट थे। और ये क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि हम लोगों का वोट जो है उसको जीत सके ताकि वो एमएलए बन सके, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन सके। तो ये जो कैंडिडेट है ये जरूरी नहीं किसी पार्टी को ही बिलोंग करे। तो क्या है?
ये जो कैंडिडेट है ये किसी पार्टी को बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी पार्टी को नहीं बिलोंग करते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली भी खड़े हो सकते हैं। इंडिपेंडेंटली मतलब बिना किसी पार्टी वार्टी के वो अलग से अपने इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, जिसे निर्दलीय कैंडिडेट कहा जाता है, ठीक है, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहा जाता है। नेक्स्ट इस पार्टी क्या होती है? एन ऑर्गेनाइजेशन दैन फॉर्म्स अ गवर्नमेंट and influence its working is called political party. Political parties participate in election. They consist of people who have common vision or ideology. They formulate policies to solve the problems of the people. तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन आंसर्स में हमने देखा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा या उसके वर्किंग को इन्फ्लुएंस करेगा, उसमें हस्तक्षेप करेगा, उसे पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन में खड़ी होती हैं और ये जो लोग होते हैं उनके क्या होता है, कॉमन विजन होता है, एक समान विचारधारा होती है। ये पॉलिसीज बनाते हैं ताकि वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट चीज एमएलए। एमएलए क्या होता है? द पर्सन हु रिप्रेजेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी आर कॉल्ड एमएलए. इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो द ओपिनियंस एंड नीड ऑफ द पीपल इन देयर कंस्टिट्यूएंसी. इट इज देयर ड्यूटी टू लिसन टू द पीपल्स प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू सॉल्व देम बाय प्लेसिंग देम बिफोर द गवर्नमेंट. तो जो भी उम्मीदवार जीतता है, ठीक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कंस्टिट्यूएंसी में, उसे एमएलए, वो एमएलए बन जाता है। तो वो एमएलए क्या है? वो एक पर्सन है जो वो उस कंस्टिट्यूएंसी को जहाँ से वो जीता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो द पर्सन हु रिप्रेजेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी है ना, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में अलग अलग जो व्यक्ति है वो जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा वहाँ के लोगों को, वो एमएलए होता है। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों की, जो उनके कंस्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं, उनके ओपिनियंस को जाने, उनकी विचारधारा को जाने, उनकी ज़रूरत को जाने, और ये उनकी ड्यूटी होती है कि वो लोगों के प्रॉब्लम को सुने, ठीक है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करे ताकि वो गवर्नमेंट के सामने उसे रख सके। नेक्स्ट इज बिल। बिल क्या होता है? अ बिल इज अ proposal which is placed before legislative assembly. If more than 50% of the MLAs are in favor of the bill, then only the bill is passed. ठीक है, तो हमने बिल के बारे में हमने चैप्टर में भी देखा और अभी और हमने देखा था कि बिल एक प्रपोजल होता है जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखा जाता है। अगर 50% से ज़्यादा लोग जो है उस बिल के फेवर में वोट कर देते हैं तो बिल क्या हो जाता है? पास हो जाता है। और उसके बाद जो है गवर्नर अगर उसमें साइन कर देते हैं तो वो बिल क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। नेक्स्ट लॉ, तो जैसे कि हमने ऊपर में देखा तो वैसे ही, इफ 50% ऑफ द एमएलए आर इन द फेवर ऑफ द बिल देन ओनली द बिल इज पास्ड. वंस द गवर्नर साइंस द बिल इट बिकम्स अ लॉ एंड इज पब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट गैजेट. तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है वही चीज है. नेक्स्ट इज कैबिनेट. कैबिनेट क्या होता है? द चीफ मिनिस्टर चूजेस सम मेंबर्स ऑफ इट्स पार्टी एज मिनिस्टर. द चीफ मिनिस्टर एंड दिस मिनिस्टर्स फॉर्म द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट. तो जो चीफ मिनिस्टर बनता है वो अपने कुछ मेंबर्स हैं, कुछ एमएलएस हैं उनको, अपनी पार्टी के, उनको मिनिस्टर्स के रूप में, है ना, लेबर मिनिस्टर हो गया, वेलफेयर मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, बहुत सारे मिनिस्टर्स डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के उनको बना देता है. तो चीफ मिनिस्टर, ये जो मिनिस्टर्स है अपने साथ, है ना, ये मिलके क्या बनाते हैं? कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं. तो यहाँ पे हमने देखा है क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही इजी थे, हमने डिस्कस कर लिया है और मैं आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आया होंगे. क्वेश्चन आंसर समझ में आया तो मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो. और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.